ये आकाशवाणी है। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है अभ्यास श्रृंखला की 33वीं कड़ी। आज की चर्चा का विषय है अर्थशास्त्र। इसमें भाग ले रही हैं आईआईटी दिल्ली में अर्थशास्त्र विशेषज्ञ प्रोफेसर रितिका खेरा। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं आकाशवाणी संवाददाता विनीता ठाकुर। नमस्कार, मैं हूं विनीता और आपने ट्यून किया अपना फेवरेट प्रोग्राम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर यानी एफएम गोल्ड पर अभ्यास एक ऐसा प्रोग्राम है जहां आप हमें अपने सवाल व्हाट्सएप के माध्यम से 9289094044 पर भेजते हैं और हम इसके जवाब आप तक पहुंचाते हैं शनिवार रात 9:30 बजे इसी चैनल यानी एफएम गोल्ड पर। इस बार का विषय है सोशल पॉलिसी या फिर कह सकते हैं डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स और आपके सवालों के जवाब देंगी प्रोफेसर रितिका खेरा, आईआईटी दिल्ली से अर्थशास्त्र विभाग से हैं। सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं एक्सप्लेनर सेगमेंट। विषय है एक्सपैंडिंग डिजिटल इकोनॉमी। एक्सप्लेनर सेगमेंट के साथ नीतीश अरोड़ा। विकसित और विकासशील देशों में डिजिटल अर्थव्यवस्था को आर्थिक विकास का मुख्य चालक माना जाता है। मुख्य रूप से आईसीटी पर आधारित डिजिटल अर्थव्यवस्था पूंजी और श्रम उत्पादकता बढ़ाने और कम कीमतों पर वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त करने में मदद करती है। इसे डिजिटल तकनीकों पर आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में संक्षेप में कहा जा सकता है। दुनिया की वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में डिजिटल अर्थव्यवस्था को 3 प्रमुख घटकों में विभाजित किया जा सकता है: ई बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर और ई कॉमर्स। 2017 में चौथे विश्व इंटरनेट सम्मेलन के दौरान बेल्ट एंड रोड डिजिटल इकोनॉमी इंटरनेशनल कोऑपरेशन इनिशिएटिव शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य एक डिजिटल सिल्क रोड का निर्माण करना और हितों और भाग्य का समुदाय बनाना था। वास्तविक अर्थव्यवस्था की तुलना में डिजिटल प्रौद्योगिकियां उद्योग और सेवाएं स्टेबलाइजर्स, स्नेहक और बूस्टर के रूप में एक आवश्यक भूमिका निभाती हैं। इस प्रकार उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है। विशेष रूप से डिजिटल अर्थव्यवस्था ने कोरोना वायरस रोग 2019 यानी कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के दौरान आर्थिक नुकसान को कम करने और आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभाई है। इसके अतिरिक्त सामाजिक गतिशीलता को कम करने के लिए नीति निर्माताओं द्वारा लागू किए गए कड़े उपाय भी व्यापक आर्थिक गतिविधियों को कम करते हैं। इसके विपरीत डिजिटल अर्थव्यवस्था उच्च प्रौद्योगिकी के अपने फायदे और अन्य उद्योगों के साथ एकीकरण के साथ उद्योगों के डिजिटल परिवर्तन के लिए एक नया अवसर बन गई है। इस प्रकार उन्हें संकट से निपटने के लिए महत्वपूर्ण उपाय और आर्थिक विकास को चलाने के लिए इंजन माना जाता है। थैंक यू नीतीश। तो अब शुरू होता है सवालों का सिलसिला। इस एक्सप्लेनर सेगमेंट के बाद हम फिर हाजिर हैं। हमारे साथ है प्रोफेसर रितिका खेरा आईआईटी से और साथ में है बहुत सारे आपके सवाल। पहला सवाल ये पूछते हैं तरुण कुमार। विकास अर्थशास्त्री किससे संबंधित है और ये अर्थशास्त्र की अन्य शाखाओं से कैसे भिन्न है? में आप ध्यान से सोचें तो बहुत सारी ब्रांचेस हैं इसमें। कुछ हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक्स करते हैं, जिनको रुचि है कि पूरी अर्थव्यवस्था देश के स्तर पे अगर उसमें बेरोजगारी बढ़ेगी तो उसका महंगाई पे क्या असर होगा, महंगाई और बेरोजगारी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, उसका जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो पूरे देश में आर्थिक गतिविधियां होती हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो वो हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स। कुछ ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है कि आप अगर सब्जी के दाम बढ़ रहे हैं तो आप क्या उसकी डिमांड खपत बढ़ेगी कि घटेगी, किस चीज की कीमत बढ़ने पर कितनी बढ़त या उसकी डिमांड घटेगी। वो माइक्रो इकोनॉमिक्स वाले हैं। जो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स वाले हैं उनको इस बात में रुचि है कि सारी जो आर्थिक गतिविधियां हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे निजी हो, उनका लोगों के जीवन पे क्या असर पड़ रहा है। तो हम इस पूरी व्यवस्था में लोगों को पे केंद्रित रहते हैं और हमें ये देखना है कि उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन की लंबाई, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिसे हम कहते हैं, बच्चों का पोषण, उन सब चीजों पे हम ज्यादा ध्यान देते हैं। बेरोजगारी, इनइक्वालिटी, इन सब चीजों पे आर्थिक ज्यादा हमारा फोकस है
आर्थिक गतिविधियों का लोगों के जीवन में क्या असर पड़ रहा है, क्या सुधार ला रहा है या उससे उनका नुकसान हो रहा है। शायद इसीलिए इसको सोशल पॉलिसी भी कहते हैं। तो सोशल पॉलिसी ये है कि आप शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में किस तरह के काम कर रहे हैं और उनका सीधा सीधा लोगों पे असर होता है। इसलिए डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट उस पे काफी कुछ डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट उस पे काफी ध्यान देते हैं। मेरा नाम रविंद्र सिंह है, मैं दिल्ली से हूँ। मेरा ये प्रश्न है कि देश के विकास के लिए बाजारों और सरकार की क्या महत्व है या क्या भूमिका है? ये एक्चुअली बहुत पुराना एक डिबेट जैसा है। कुछ लोगों का बहुत मानना है और विश्वास है कि सारी चीजें आप बाजार पे छोड़ दीजिए कि बाजार में कीमतें बढ़ेंगी, आप अपने आप लोग अपना बिहेवियर एडजस्ट करके उसकी उनकी डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम होगी तो फिर से पैसे जो कीमत बढ़ी है वो घट जाएगी। उनको लगता है ये वाला जो नजरिया है उसको हर क्षेत्र में हम लगा सकते हैं, जैसे शिक्षा में भी और स्वास्थ्य में भी। अर्थशास्त्रियों में एक दूसरा पक्ष भी है, वो ये मानता है कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं, गतिविधियां हैं जिसमें केवल अगर हम बाजार पे निर्भर हो जाएंगे तो वो बहुत ऑप्टिमल रिजल्ट नहीं देगा, बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। अब आप स्कूल के बारे में सोच लीजिए, ठीक है, अगर पूरा निजीकरण हो और पूरा हम बाजार पे छोड़ दें, प्राइवेट स्कूल चलें, तो उसमें ये क्या होगा कि जो शहरी क्षेत्र हैं वहां पर बहुत स्कूल्स होंगे और जो क्योंकि वहां पे उनका कैचमेंट एरिया ज्यादा है, बच्चे बहुत हैं, डिमांड ज्यादा होगी क्योंकि हमारी डेंसिटी अर्बन एरियाज में ज्यादा है। पर अगर आप दूर दराज के इलाके देखिए, बाड़मेर के गांवों में देख लीजिए जो रेगिस्तान है, या पहाड़ों में देख लीजिए हिमाचल प्रदेश में जहां पर अलग अलग छोटे छोटे गांव हैं और वहां पे एक गांव में शायद थोड़े ही बच्चे होंगे, तो अब वहां पे निजी स्कूल कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि सेटअप नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे उनको मिलेंगे ही नहीं लोग जो पैसे दे पाएंगे ताकि उनका पूरा खर्चा निकल आए। तो दूसरा नजरिया ये है कि शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी चीजों को हम आलू प्याज या जूते और गाड़ी की तरह ना समझें और उसको हम एक राइट के रूप में देखें ताकि सबको ये जो मूल अधिकार हैं वो मिल पाए। हाँ जी, हम अपने श्रोताओं को इस बीच ये बता दें कि अगर वो इस कार्यक्रम में शिरकत करना चाहते हैं, भाग लेना चाहते हैं, तो उन्हें बस एक छोटा सा व्हाट्सएप नंबर है 9289094044, या फिर वो चाहे तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर। वो हमें अपने सवाल भेज सकते हैं जिस विषय को हम कार्यक्रम के अंत में बताते हैं, और उसके बाद उनके सवालों को हम लेंगे शनिवार रात 9:30 बजे। और हमारे साथ जिस तरीके से आज रितिका मैम बैठी है, उसी तरीके से आपको उस विषय के एक्सपर्ट बैठे होंगे और वो आपके सवालों के जवाब देंगे। तो मैम अगला सवाल हम ले लेते हैं, ये वैशाली शास्त्री का है और ये पूछती है, Why is the measurement of poverty and equality in India so controversial? And what are the various measures for these important economic indicators? जो विकास से हमारा मतलब है, अब वो विकास की परिभाषा भी अलग लोगों की अलग होती है। जैसे मैं घर जाती हूँ तो मेरे घर में ही बोलते हैं कि ये वाला एरिया हमारे शहर में बहुत डेवलप हो रहा है, विकास हो रहा है। तो उनका ये मतलब है कि वहां पे बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, सड़क आ गई, हाँ चलो शायद स्ट्रीट लाइट लग गई, पर ज्यादातर तो वो यही सोचते हैं कि यहाँ पे बिल्डिंग्स बननी शुरू हो गई हैं। तो हमारा विकास से मतलब ये है, जैसे मैं पहले भी बता रही थी, कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो, मेरी पढ़ाई अच्छी हो, मुझे अच्छी शिक्षा मिले, ताकि फिर मैं अपने पैरों पे खड़ी होके जो भी करना चाहूँ सब कर सकती हूँ। क्योंकि विकास तो तभी होगा कि जब हम सभी, चाहे मैं जहां भी पैदा हूं, कुछ जो बेसिक डिग्निटी, लाइफ विद डिग्निटी उपलब्ध होनी चाहिए। अगर मेरे पास पैसे ही नहीं होंगे बिल्कुल भी, तो मैं अपना पेट नहीं भर पाऊंगी और अपनी बाकी जो जरूरतें हैं वो पूरा नहीं कर सकती। तो गरीबी की दर, कितनी गरीबी है वो नापना बहुत जरूरी है हमारे लिए। अब ये बात आती है कि किसको आप गरीब कहेंगे। आप अगर लोगों को देखेंगे अपने आसपास तो शायद आपको देख के लगेगा कि हाँ इनका घर शायद बहुत अच्छा नहीं है, पानी आ जाता है बरसात में, तो शायद वो गरीब लगे।
हर एक का अलग अलग पैमाना हो सकता है गरीबी आंकने का। अब हमारे देश में ये होता है कि जब हम इसको बात शुरू हुई तो गरीबी को खाने की उपलब्धता से जोड़ा गया, कम से कम भरपेट खा सकते हैं कि नहीं। तो वो उस समय एक मानदंड निकला था कि अगर आप दिन में इतनी कैलोरीज लेने की क्षमता है आपकी, खरीदने की आपकी इतनी क्षमता है, तो आप भूखे नहीं मर रहे हैं, तो आप गरीब नहीं। हाँ, तो वो उसी को काफी समय तक यूज किया गया। अब ये जो आंकड़े हैं वो नेशनल सैंपल सर्वे से आया करते थे कि हर घर का खर्च कितना होता है, सारी चीजें मिला के टोटल खर्च कितना होता है। और वो ये माना गया कि अगर आपका इतने से ज्यादा खर्च है मतलब आप अपना भरपेट खा पी रहे हैं। अब ऑब्वियसली हर एक इंसान की सिर्फ पेट ही तो नहीं भरना होता, कुछ कपड़े भी होते हैं, आना जाने का खर्चा होता है, दवाई का खर्चा है, पढ़ाई का खर्चा है, तो वो सब इसमें शामिल नहीं है। तो वो जो हमारी गरीबी रेखा है या गरीबी रेखा हम यूज करते थे वो सिर्फ ये खाने भरपेट खाने के उससे जुड़ी थी, और वो भी सिर्फ कैलोरीज, यानी अगर आप सिर्फ उबले हुए चावल नमक के साथ खा रहे हैं तो वो भी सेम माना जाएगा, और पौष्टिक खाना खा रहे हैं जिसमें दूध, दंदा, दही, घी सब कुछ शामिल है, तो उस पे वो कोई अंतर नहीं कर रहा था। तो पोषण का इसमें कोई वो नहीं था। और वो जो आंकड़े थे, एक तो यही है कि लोगों का कहना है कि आप सिर्फ ये कैलोरी बेस्ड गरीबी रेखा से कैसे काम चला सकते हैं, हमारी लोगों की बहुत सारी जरूरत है, वो दर बहुत ऑब्वियसली कम हो जाती है। दूसरा ये हुआ है कि जो हमारे आंकड़े हैं, नेशनल सैंपल सर्वे एक बहुत पीसी महालनोबिस थे जिन्होंने पूरी ये व्यवस्था खड़ी की, हमारा स्टैटिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने खड़ा किया, पूरी दुनिया में माना जाता था। वो पिछले 10, 15, 20 सालों में काफी कमजोर भी हुआ है। आखिरी उनका जो हमें डेटा पब्लिक के लिए अवेलेबल है वो 10 साल से भी ज्यादा पुराना है। तो अब अगर आंकड़े ही नहीं होंगे तो फिर आप गरीबी की दर, चाहे वो आप उस पर डिबेट करते रहो कि 100 रुपए प्रतिदिन होना चाहिए या 500 रुपए प्रतिदिन होना चाहिए, पर अभी तो वो डेटा ही नहीं आ रहा है। तो अब लोगों ने इधर उधर जो भी उनको डेटा मिल रहा है उसके आधार पे लोग गरीबी की दर का आकलन करने की कोशिश कर रहे हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसमें 3 चीजें होती, जिसमें आपकी हेल्थ, स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा और आपका मटेरियल लिविंग स्टैंडर्ड, ये 3 चीजें शामिल हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पहले तो हर देश का होता था और उसकी रैंकिंग बनती थी, जिसमें भारत का रैंक बहुत अच्छा नहीं है और उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट भी नहीं हो रही है एक्चुअली। और दूसरा ये है कि आप विद इन द कंट्री अलग अलग स्टेट्स का और अब तो हर जिले का भी बनने लगा है, जिससे भी हम थोड़ा बहुत आंकलन कर सकते हैं कि गरीबी कितनी है, कम हुई, डेटा रेडी। हाँ। और अगला सवाल भी थोड़ा सिमिलर है। मैं प्रीति और मेरा सवाल ये है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 3, 4 में से संकेतक क्यों है और जो बच्चों के परिणाम को मापते हैं? जब हम बच्चों के परिणामों पर चर्चा कर रहे हैं तो महिलाओं को भूख और कुपोषण से बचाना क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है और भारत सरकार ने बच्चों के पोषण के लिए क्या किया है? तो ये जैसे अभी मैं बता रही थी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक तरीका है गरीबी का आकलन करने का। एक और अभी पिछले कुछ सालों से आ रहा है, वो हर साल जब भी निकलता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो यहाँ पे बवाल मच जाती है कि इंडिया का एक तो रैंक बहुत अच्छा नहीं, हाँ काफी बुरा हाल है। तो फिर अब ये हो गया कि वो एक्चुअली किस तरह से कर रहे हैं। तो ये वाला जो है इसमें 4 चीजें होती है, जैसे पिछले वाले में 3 थी, शिक्षा, स्वास्थ्य और मटेरियल वेलबींग, इसमें 4 हैं। 4 में से 3 बच्चों से संबंधित है। एक है मोर्टेलिटी रेट कि बच्चे 1000 में से कितने बच्चे 5वें बर्थडे तक जीवित रह पाते हैं। 2 उनके पोषण के बारे में है, वेस्टिंग और स्टंटिंग, अंडरवेट और स्टंटिंग, कि आप अपनी हाइट आपकी पूरी हो रही है कि नहीं। वो न्यूट्रिशन में बहुत इम्पोर्टेंट आंकड़ा माना जाता है कि अगर आपकी हाइट पूरी आप नहीं अटेन कर पाते मतलब आप कुपोषित हैं। और चौथा है ये कैलोरी अवेलेबिलिटी। बच्चों पर ज्यादा ध्यान देना इसलिए भी जरूरी है, 2 रीजन हो सकते हैं। एक तो कि वो देश का आगे का भविष्य है, और दूसरा ये कि अगर बच्चे को उसके पहले 1000 दिनों में, जीवन के पहले 1000 दिनों में हम कुपोषण और
खराब स्वास्थ्य से ना बचा पाए तो बाद में उस बच्चे के लिए कैचअप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये डॉक्टर बाकर्स हाइपोथेसिस था और अब तो इसके लिए काफी एविडेंस भी आ गया है। औरत गर्भवती होती है तब से गिनती शुरू हो जाती है वो 1000 दिनों की। तो बच्चे के पहले 2-3 साल उस समय में बच्चे को कुपोषण से बचा के रखना और अच्छा स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाना, जिसमें इम्यूनाइजेशन भी इंक्लूडेड है, लेकिन जैसे उल्टी दस्त हो जाते हैं बच्चों को बहुत आराम से, उन चीजों से भी बचा के रखना वो बहुत जरूरी है। अगर आप उस समय उस बच्चे को अच्छे से पोषण उपलब्ध करवा सकते हैं तो बाकी बाद में जब अगर वो कभी बीमार होंगे भी तो वो अपने आप अच्छे से रिकवर कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने ये विंडो आपकी छूट गई, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है वो अगर छूट जाती है तो बाद में उसको रेमेडी करना बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट नामुमकिन है। तो इस वजह से जब औरतें गर्भवती होती हैं और जब जो पहले 6 महीने बच्चे को दूध पिलाती है और उसके बाद बच्चे के जो 2-2.5 साल हैं, उस समय में सरकार को ये जरूरत है कि हर तरह की सुविधा इनको पहुंचाई जाए, जिसमें हमारे देश में जैसे आंगनवाड़ियां हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम है, जो गर्भवती महिलाओं को और 6 साल तक के बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तीनों चीजें उपलब्ध करवाती है आंगनवाड़ी के द्वारा। वहां पे इम्यूनाइजेशन होती है, वहां पे बच्चों का वजन लिया जाता है, उनकी हाइट कितनी बढ़ रही है उसको नापा जाता है, वहां पे थोड़ा खेल कूद करते हैं, हैंड एंड कोऑर्डिनेशन उनको सिखाया जाता है। तो ये तीनों चीजें इकट्ठी अगर हों तो बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छा होता है। तो एक तो ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है हमारा, और दूसरा महिलाओं के लिए, जैसे आप और मैं अगर हम फॉर्मल सेक्टर में काम करें तो हमें क्या मिलता है, अगर मैं गर्भवती हो जाऊं तो मुझे 6 महीने 23 सप्ताह पेड लीव मिलती है। लेकिन हमारे जैसे लोग देश में बहुत कम हैं, ऐसे फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट जिनको ये उपलब्ध है, जिनका ये हक है, वो 10% से भी कम है, ज्यादातर तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। तो उनके लिए 2013 में एक जो खाद्य सुरक्षा कानून पारित हुआ था संसद में, उसमें एक प्रावधान था जिसमें कहा गया कि हर महिला को हर प्रेगनेंसी के लिए 6,000 रुपए भत्ता दिया जाएगा। मतलब ये नहीं कि हम उसको मिनिमम वेज 6 महीने के लिए देंगे, पर एक लमसम दे दिया। हाँ, अब वो 2013 में पारित तो हुआ, लेकिन वो स्कीम 2017 में शुरू हुई। उसका नाम प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है। लेकिन दुख की बात यह है कि उसमें भी कम कर दिया गया, जैसे केवल पहले बच्चे तक ये सीमित है और सिर्फ 5,000 रुपए दिए जाते हैं। तो उसमें भी लोगों को काफी दिक्कतें आ रही हैं। महिला क्योंकि पहला बच्चा है तो उसमें ये होता है कि अभी अभी वो ससुराल गई हुई होती है, फिर वो प्रेग्नेंट हो जाती है, फिर वो कहते हैं कि आधार कार्ड में जब तक आपका पता और पति का नाम नहीं होगा, पता मतलब ससुराल का पता और पति का नाम नहीं होता, तब तक उनको हाँ, तो वो उसमें भी काफी अड़चने आ रही हैं लोगों को। पर फिर भी ये स्कीम बहुत अच्छी है और लोगों जिनको मिल रहा है उनको बहुत फायदा भी हो रहा है। किसी ने, हमने जो सर्वे किया उसमें हमने पाया कि कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है तो उसमें वो खर्च करने के लिए उनके पास हाथ में कुछ पैसा रहता है, होते हैं और सारी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। हाँ, तो ऐसे ही मुझे ऐसा लगता है कि इस नोट पे कुछ पॉजिटिव बातें हो ही रही हैं, तो एक म्यूजिकल ब्रेक लेने का मेरा दिल कर रहा है। हाँ, कुछ भी चलेगा, लेकिन आपको जो पसंद हो वो सुना दीजिए। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे
पागल पंछी उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार। पंख है कोमल, आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा, राह भूले थे कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम। उधर है मौत खड़ी, कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी, उलझन आन पड़ी। कानों में जरा कह दे, कानों। वेलकम बैक फ्रेंड्स, बातें चल रही है कार्यक्रम अभ्यास में। हमारे साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली की इकोनॉमिक्स विभाग से डॉक्टर रितिका मेरा आई हैं। ये ऐश्वर्या हैं दिल्ली से। हाँ, case of the public distribution system and with many other schemes, some advocate giving cash support instead of in-kind transfers, such as wheat, rice and dal as the PDS does. What are the arguments for and against cash transfers and in-kind transfers? जी, ये काफी पुराना डिबेट है कि क्या ये जो जन वितरण प्रणाली है, जो कहीं पर उसको गल्ले का राशन कहते हैं, कहीं डिपो कहते हैं, अलग अलग जगह पे उसके अलग अलग नाम हो गए, कि ये जो राशन की दुकान है, राशन कार्ड से 1 या 2 रुपए का राशन मिलता है। ज्यादातर सभी राज्यों में गेहूं चावल तो है ही, जैसे राजस्थान में सिर्फ गेहूं है, तमिलनाडु में सिर्फ चावल है, लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश में गेहूं चावल मिल के देते हैं। तो ये क्यों हम कर रहे हैं? क्यों ना हम सीधे लोगों के खाते में पैसा डाल दें और वो जाने, उनका काम जाने, वो जाके अपना बाजार से खरीदें। तो इसी सवाल को लेके हमें भी काफी रुचि थी कि क्यों ना इस तरह से बदल दिया जाए सिस्टम। तो 2011 में हमने काफी बड़ा सर्वे किया, 9 राज्यों में, 10 राज्यों में। हमने लोगों से जाके गांव-गांव में ये सवाल पूछा कि अगर आपके सामने ये 2 विकल्प हैं कि अभी की जो व्यवस्था है उसी को चलने दें या इसको बंद करके इतना पैसा आपके खाते में डाल दें कि आपको जो अभी राशन की दुकान से मिल रहा है उतना ही पैसा होगा, वही सामान आप बाजार की दर से बाजार से खरीद लेंगे। तो लोगों ने काफी दिलचस्प और सोच बूझ के ना जवाब दिए। कभी कभी तो आपस में घर में बहस हो जाती थी कि माँ ये कह रही है और बेटी ये कह रही है। वो कहती है कि नहीं राशन रखो, वो कहते हैं नहीं कैश दे दो। और कब बढ़ गई कब घट गई, ऐसे सरकार कितना निगरानी रख पाएगी कि आज बढ़ाना है घटाना है। तो एक तो ये इन्फ्लेशन से रिलेटेड सवाल थे। दूसरा उनका ये था कि भाई आज तो पूरी टेंशन सरकार उठा रही है। वहां पे पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड, जहां से झारखंड नहीं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से धान खरीदते हैं, चावल खरीदते हैं। बिहार, ये इधर पंजाब हरियाणा से गेहूं की भी खरीद होती है। फिर वो खरीद, भंडारण, ट्रांसपोर्ट, गांव तक, ये पूरी टेंशन सरकार उठा रही है। कल अगर हमको बोलेंगे कि बाजार से खरीद लो, हम खाते में पैसा डाल रहे हैं, तो वो सारी टेंशन हमारे ऊपर आ जाएगी। हम ठोकरे खाते फिरेंगे कि पहले जाओ बाजार, बैंक जाओ, पैसे निकालो, फिर ढूंढो कि भाई कहाँ पे ठीक भाव मिल रहा है। तीसरा, झारखंड में एक आदमी ने बोला कि जब तक हमारी राशन की दुकान में गेहूं आ रहा था तो बाजार में गेहूं की दर 10 रुपए थी प्रति किलो।
जब वो राशन की दुकान का गेहूं बंद हो गया तो बाजार का दर 20 रुपए हो गया। तो वो एक नियंत्रण रखता है, सरकार की ये जो नेटवर्क है उसकी वजह से बाजारी भाव पे भी एक प्रेशर पड़ता है और वो बढ़ते नहीं पैसे, तो लोगों को उससे भी फायदा होता है। तो मेरे ख्याल से दोनों के लिए जगह है, कैश ट्रांसफर जैसे पेंशन, हाँ जैसे पेंशन है वो बहुत बड़ी चीज है लोगों के लिए, चाहे 200 रुपए हो चाहे 500 रुपए हो, कहीं कहीं पर 1000-2000 रुपए भी हैं। तो वो बूढ़ों के लिए, विधवा औरतों के लिए वो बहुत बड़ा काम करती है, लेकिन उन्हीं लोगों को साथ में राशन की सपोर्ट भी चाहिए। तो मेरे ख्याल से दोनों का होना जरूरी है। तो ये तो हुए हमारे आज के सवाल। अब फैक्ट फाइल के साथ नीतीश अरोड़ा। दुनिया में सबसे तेज स्थलीय जानवर चीता या एसिनोनिक्स जुबेटस को 1952 में भारत में विलुप्त घोषित किया गया था। चीता शब्द संस्कृत मूल का है जिसका अर्थ है विभिन्न, सजाया या चित्रित। आम युग से लगभग 200 साल पहले स्ट्रैबो से भारत के शास्त्रीय यूनानी अभिलेखों में पाए जाते हैं। मुगल काल में शिकार के लिए चीतों का बहुत व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था। मध्य भारत, विशेष रूप से ग्वालियर क्षेत्र में बहुत लंबे समय तक चीते थे। ग्वालियर और जयपुर सहित विभिन्न राज्य चीतों का शिकार करते थे। देश का आखिरी चित्तीदार चीता 1948 में छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के साल के जंगलों में मर गया और 1952 में जंगली जानवर को देश में विलुप्त घोषित कर दिया गया। चीता एकमात्र बड़ा मांसाहारी है जो भारत से पूरी तरह से खत्म हो गया, मुख्य रूप से अधिक शिकार और निवास स्थान के हानि के कारण। 1970 और 2009 में ईरान से एशियाई चीतों के बदले एशियाई शेरों के आदान प्रदान के लिए कदम उठाए गए। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने पुनरुत्पादन परियोजना पर रोक लगाने का आदेश दिया। हाल ही में 8 चीते नामीबिया की राजधानी विंडहोक से ग्वालियर में उतरे और उन्हें कूनो नेशनल पार्क में फिर से लाया गया। भारत में चीतों की शुरुआत प्रोजेक्ट चीता के तहत की जा रही है, जो दुनिया की पहली अंतर्महाद्वीपीय बड़ी जंगली मांसाहारी ट्रांसलोकेशन परियोजना है। भारत ने सह अस्तित्व के दृष्टिकोण को चुना है क्योंकि यह सामाजिक वैज्ञानिकों के लिए अधिक अनुकूल है। यह और भी अनोखा है क्योंकि यह पहली बार है जब चीतों को बिना बाड़ वाले संरक्षित क्षेत्र में फिर लाया गया है। चीता एक प्रमुख घास के मैदान की प्रजाति है जिसका संरक्षण अन्य चरागाह प्रजातियों को परभक्षी खाद्य श्रृंखला में संरक्षित करने में मदद करता है। पिछले सवाल का जो सही जवाब दिया उनका नाम है महेश अग्रवाल, उनके लिए जोरदार तालियां। मैं चाहूंगी कि आप भी एक छोटा सा सवाल पूछिए। आपने तो हर सवाल का बहुत ही इलैबोरेट और निश्चिंत होकर जवाब दिया, लेकिन एक छोटा सा सवाल जिसका जवाब भी छोटा सा होगा आप जरूर पूछें हमारे श्रोताओं से। तो आप अगर किसी सरकारी नौकरी की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो आप देश की सेवा कैसे करेंगे? बहुत बढ़िया। तो हमें उम्मीद है कि इस सवाल का जवाब तो वो बहुत ही अलग अलग अंदाज में सभी से मिलेगा मुझे। इसके साथ ही मैं यानी विनीता आपसे लेती हूँ इजाजत, और हमारे साथ हमारी आज की मेहमान रितिका, थैंक यू यहाँ बुलाने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रही थी अभ्यास श्रृंखला की 33वीं कड़ी। आज की चर्चा का विषय था अर्थशास्त्र। इसमें भाग ले रही थी आईआईटी दिल्ली में अर्थशास्त्र विशेषज्ञ प्रोफेसर रितिका खेरा। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी आकाशवाणी संवाददाता विनीता ठाकुर। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com।